नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में राजनीतिक बात होगी और अब राजनीतिक बात करने का वक्त भी आ गया है। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है ना, चुनावी शंखनाद हो गया है। 5 राज्यों में तापमान, पारे का तापमान गिर रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बात हो रही है पंजाब की, उत्तराखंड की, गोवा की, मणिपुर की और खास बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, ताल ठोकी जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। पूर्वांचल पर लड़ाकू विमान उतर रहे हैं तो उद्घाटन किया जा रहा है जेवर हवाई अड्डे का। और इसके पीछे एक वजह भी है, ताकत क्यों झोंकी जा रही है? क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो यहां उड़ान लैंड भी कर रही हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करने वाला हूं। सब 2022 की बात कर रहे हैं, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है 2024 की भी। आज मैं बात करने वाला हूं दीदी की, ममता बनर्जी की, जो अपनी उड़ान, एक नई उड़ान भर दी है। ममता बनर्जी ने शतरफ हैं, एक रीजनल लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। यह बात और है कि केंद्र में भी वो मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। पश्चिम बंगाल की जबरदस्त जीत इस बार हासिल की। बीजेपी 200 पार का नारा बुलंद कर रही थी। बीजेपी ने भी अपनी सीटें बढ़ाई, 3 से वो 75 पर आई। लेकिन ममता बनर्जी जो 2016 में सीटें जीती थी, उससे भी ज्यादा जीत गई, बम्पर मैंडेट। और उसके बाद सेंधमारी शुरू हो गई। बीजेपी में ही जो लोग तृणमूल छोड़कर बीजेपी चले गए थे, अब वो वापस आने लगे। ना सिर्फ वो वापस आए, उदाहरण के तौर पर मुकुल रॉय, बल्कि बीजेपी के भी बड़े नेता, बाबुल सुप्रियो जैसे नेता, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन दीदी यहां तक संतुष्ट नहीं दिखी। अब वो अखिल भारतीय स्तर पर, पैन इंडिया लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पर आमादा हैं। और पीछे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दिमाग है। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 2026 तक बढ़ा दिया है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से 2 साल आगे तक की रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर के कांधे नहीं कहूंगा, उनके दिमाग पर दांव लगा रही है ममता बनर्जी। मेघालय में 17 विधायक थे कांग्रेस के, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, या थी वहां पर। 12 विधायकों को, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल सांगमा समेत 12 विधायकों को तोड़ लिया और बिना विधानसभा चुनाव ही मेघालय में मुख्य विपक्षी दल बन गई है तृणमूल कांग्रेस। और इससे पहले इस हफ्ते बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। जावेद अख्तर से बात चल रही है, सुधींद्र कुलकर्णी से बात हो रही है, पवन वर्मा राज्यसभा सांसद रह चुके हैं जेडीयू के, कीर्ति आजाद सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, कांग्रेस में गए, अब वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर दलित चेहरा हैं, हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा है, उनकी एंट्री हो गई है तृणमूल कांग्रेस में। तो एक चरणबद्ध तरीके से अपने फुटप्रिंट्स, एक ऐसी पार्टी जो महदूद थी, सीमित थी, पश्चिम बंगाल तक फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है। त्रिपुरा में चुनावी जोर आजमाइश कर रही है, गोवा में भी कर रही है, मेघालय में मुख्य विपक्षी दल बन गई, महाराष्ट्र में सेंधमारी की कोशिश, गुजरात में दखल, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है, क्या 2024 के लिए अपने चेहरे को पेश करने की कवायद शुरू कर दी है ममता बनर्जी ने कि 2024 मोदी बनाम दीदी, मोदी बनाम ममता में तब्दील हो जाए? क्योंकि अभी तक जितने राजनीतिक विश्लेषण हो रहे थे वो ये कि धुरी, विपक्ष की धुरी तो कांग्रेस ही रहेगी। राहुल गांधी अब ऐसा बोलते हैं, ऐसे बयान आए हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कहता, ये करता, ये ना करता।
तो प्रधानमंत्री की दावेदारी राहुल गांधी भी पेश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बड़ा चेहरा बनकर उभरना चाहती हैं क्या ममता बनर्जी, जिनके पास बहुत सारी ताकतें हैं। वो महिला हैं, जुझारू हैं, बीजेपी से सीधे दो हाथ करने को तैयार रहती हैं, जबरदस्त मैंडेट लिया है विधानसभा चुनाव में, लेकिन एक बड़ी कमजोरी, हिंदी भाषी नहीं है। स्वाभाविक तौर पर हिंदी नहीं बोलती है। हिंदी हॉटलाइन में दखल दे पाएंगी क्या? देवेगौड़ा भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे हैं, लेकिन लोगों के चुनाव के जरिए नहीं बने। हिंदी पट्टी का दखल रहा है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर, तो यह अपने आप में एक बड़ी कमजोरी है। लेकिन यह कहते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि जो विपक्ष है, अलग अलग समीकरण बनते हैं, लेकिन अगर बीजेपी के जगरनॉट चुनावी रथ को कोई रोकना है, किसी को रोकना है, तो चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी को लेकर अब थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने गठबंधन किया, पिछले साल विधानसभा चुनाव में 70 सीट दी, लेकिन बाद में लगा और बोला भी गया कि इतनी सीट दे दी कांग्रेस को, ये ना दी जाती शायद हम सरकार बना लेते। अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्हें कोई परहेज, कोई गुरेज नहीं है ममता बनर्जी से। ममता चुनावी रैलियां करने वाली हैं अखिलेश के समर्थन में। उत्तर प्रदेश में एनसीपी के साथ मोर्चा खोला हुआ है, बातचीत लगातार चल रही है। शरद यादव से भी, शरद पवार से भी मुलाकात हुई है, सोनिया गांधी से भी मुलाकात थी। कल वो दिल्ली में थी, लेकिन कल सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। कहा कि अरे वो तो पंजाब के चुनाव में बिजी हैं, अभी वो विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, मैं तो अब लोकसभा की तैयारी शुरू कर चुकी हूं। ये उन्होंने नहीं कहा, पर उसमें निहित था। और साथ ही साथ कहा, Why should we meet Sonia every time? It is not constitutionally mandated. कि कोई संवैधानिक मैंडेट थोड़ा है, मजबूरी थोड़ा है कि मैं सोनिया गांधी से हर बार मिलूं। तो एक नई खिचड़ी पक रही है क्या विपक्षी खेमे में, जहां ममता एक एक्सेप्टेबल चेहरा बनने की राह पर जोर आजमाइश कर रही हैं, और क्या यह कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है? और प्रधानमंत्री मोदी भी कोई भी राजनीतिक लड़ाई राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ममता थोड़ा खेल को बिगाड़ देंगी क्या? महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली के लिए दीदी का खेला, तो वो खेला हो बे बड़ा मशहूर हुआ था पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस साल के शुरुआती महीनों में। अब दिल्ली के लिए खेला हो रहा है क्या? और 2024 में विपक्ष की धुरी कौन, राहुल या दीदी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रणव झा, कांग्रेस में ही कद्दावर नेता थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब तृणमूल का साथ ले लिया है, एंट्री कर ली है, अशोक तंवर मेरे साथ हैं। सालों कांग्रेस में रहे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस को और उसकी राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से परखते हैं। पंकज शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अशोक तंवर, थोड़ा अभी कंफर्टेबल होने लगे या अजीब लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर आज स्टूडियो में है मेरे साथ, या मेरे साथ जुड़ चुके हैं? सालों साल तो यही सुना, कांग्रेस के नेता अशोक तंवर मेरे साथ है। देखिए, कंफर्टेबल की जहां तक बात है, कंफर्ट तो जिसका जनता से कंफर्ट है उसका सबसे कंफर्ट होता है। और कांग्रेस तो खुद बाहर निकालने में जिनको तैयार करती है उनको धक्के मार के खुद निकालने का काम करती है, क्योंकि वहां ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी, मेहनत की कोई कदर नहीं। और इसीलिए पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं
कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग खुद छोड़ करके जा रहे हैं, और आने वाले समय में और ये देखने को मिलेगा जब कोई लड़ना चाहता है। और आपने कहा सुपारी सुपारी, तो खुद बीजेपी की कांग्रेस ने और कांग्रेस के सुपारी जो है वो बीजेपी ने, एक दूसरे की सुपारी, तो यहाँ तो सुपारी लेने का काम नहीं है, यहाँ तो देश बचाने का काम है, जो मुझे लगता है कि ममता जी के नेतृत्व में हो रहा है और मजबूती से होगा। तो वो मजबूती कांग्रेस नहीं प्रदान कर पा रही है, या ये आप अपनी खींच निकाल रहे हैं? वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि जी मैं प्रदेश अध्यक्ष भी था, आप तो राहुल गांधी के इतने करीबी थे, और वहां पर खेल थोड़ा बदल दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी कमान दे दी, तो छटपटा रहे थे, और डूबते को तिनके का सहारा मिल गया तृणमूल कांग्रेस में। अशोक तंवर, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं कि 5 साल 8 महीने अगर हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई तो वो अशोक तंवर और हमारे साथियों ने निभाई। जिनको कमान देने की आप बात कर रहे हो तो खुद भाजपा के एजेंट है, भाजपा से मिले हुए लोग हैं। आज पूरे मुल्क के अंदर, हरियाणा छोड़ दीजिए, आप चले जाइए कर्नाटक, आप चले जाइए राजस्थान, आप चले जाइए उड़ीसा, एक ही बात होती है कि या तो जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर के कांग्रेस सांठगांठ करके उनके साथ चुनाव लड़ रही है, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, सरेंडर है। और जो लड़ने वाले लोग हैं उनको वहां पर कत्लेआम किया जाता है, उनको मारा जाता है। बड़े बड़े जो लोग जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, भ्रष्टाचार का पैसा है, उसके आगे सारा मैं समझता हूं कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो सरेंडर है। इसलिए ये जो लॉजिक है ये ज्यादा चलेंगे नहीं, और आने वाले समय में ये सब समझ चुके हैं कि किसके साथ खड़ा होकर के देश का भविष्य अच्छा हो सकता है, किसान मजदूर का अच्छा हो सकता है, नौजवान का हो सकता है, और किसके नेतृत्व में देश एक और अखंड रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर सकता है, सत्ता से बेदखल कर सकता है। मतलब 2024 की लड़ाई मोदी बनाम ममता होगी, इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा अशोक तंवर, एक बड़ी समस्या तो ये है ना, शतरप हैं ममता बनर्जी, हिंदी भाषी भी नहीं है। अब आपको हरियाणा का जिम्मा सौंप भी दिया जाएगा तो आपके पास कार्यकर्ता कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में क्या मौजूदगी है, बिहार में क्या मौजूदगी है, राजस्थान में कहाँ मौजूदगी है? ठीक है, मेघालय में, गांव में हमारे पास तो गांव में कार्यकर्ता है, गांव में लोग हैं। हाँ, जारी रखिए अपनी बात। जी, हमारे तो सब जगह लोग हैं, और ऐसे ऐसे हमारे जो और साथी हैं पूरे देश से उनके साथ जुड़ रहे हैं, और उन्हीं साथियों के साथ मिलकर के, और ये हिंदी भाषी की जहां तक बात है, बढ़िया हिंदी बोलती है, लोगों को कम्युनिकेट कर पाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे ही हिंदी में पीएचडी करे हुए लोग हों और वही जो है देश को चलाने का काम किए, ये लॉजिक कोई बहुत जरूरी नहीं है। जिसको अपनी बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट, और उनका पिछले 50 साल का राजनीतिक जीवन है, जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी है, संघर्षशील नेता है, फाइटर है, और जो फाइटर है सादगी के साथ, समर्पण के साथ जो इस देश में काम करना चाहती है, मुझे लगता है कि उनको लोगों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, समर्थन मिलेगा, और आने वाले समय में मजबूत टीएमसी का नेतृत्व पूरे देश में वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति है उससे इस देश को बचाने का काम करेंगे। नहीं, मैं जो बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा की भी बात है, बिहार में या यूपी में अपने दम पर तो आप क्या सीट लेकर आएंगे? तो क्या यहाँ पर ममता बनर्जी आपकी पार्टी तेजस्वी के साथ चलेगी, अखिलेश यादव के साथ यूपी में चलेगी? अखिलेश के लिए तो रैलियां भी करने वाली है ना अब विधानसभा चुनाव में। देखिए ये कैसे क्या गठबंधन बनेगा, कैसे कौन किसका साथ देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश बचाने की इस मुहिम में ममता जी जो है सबसे अग्रणी लीडर बनकर के उभरी हैं, और आने वाले समय में और साथियों के साथ जहां भी जरूरत होगी, जो टीएमसी में आएंगे वो टीएमसी में काम करेंगे, और जिनके साथ तालमेल हो सकता है, लार्जर अपोजिशन यूनिटी की तो आज जरूरत है ही, किसने मना किया इस बात को? तो वो उस ऑपोजिशन यूनिटी में कांग्रेस की भी अहम भूमिका रहेगी या नहीं? मुझे नहीं लगता, या कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद करने की तैयारी है?
अशोक तंवर? नहीं, कांग्रेस तो भूमिका निभाना ही नहीं चाहते। कांग्रेसी अगर भूमिका निभाना चाहते तो देश में 7 साल मिले थे, उन 7 सालों में क्यों नहीं उन्होंने कोई करामात ऐसी करी, कोई ऐसा करिश्मा दिखाया? वो तो जो प्रदेश आ भी रहे थे उनको भी खो दिया। मध्य प्रदेश उन्होंने खो दिया, हरियाणा में सरकार आते आते उन्होंने डुबोने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ टिकटें बांट करके। अगर साठगांठ की राजनीति करते रहेंगे, हेड ऑन अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेंगे तो यही असर कांग्रेस का होगा। आज मेघालय में हुआ, कल किसी फिर दूसरे प्रदेश में होगा, राजस्थान में जाते जाते सरकार बची है। तो बची कहां पर? वहां पर सिद्धू जी रोज जो है पंजाब में अब हंगर स्ट्राइक की बात करते हैं। अरे चन्नी जी को बनाया है तो उसकी रोज क्यों छीछा लेदर कर रहे हो, क्यों उनकी भद पिटाई कर रखी है? क्या इस तरीके से आप जो चीफ मिनिस्टर्स को ट्रीट करते हैं? प्रणव झा, कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है क्या? ये आप ही के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने लाइव टीवी पर, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद संदीप भाई जी। मेरे छात्र जीवन के साथी सहयोगी, और कल ही कोई बात कह रहा था कि ये जब तक रहे हमारे साथ, कांग्रेस में रहे, एक दिन भी जो है बगैर पद के नहीं रहे। वैसे हमें शुभकामनाएं इनको उनके अगले राजनीतिक भविष्य के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने उठाया संदीप भाई, वो ये कि आपने लोकतंत्र की बात की और आपने बात की कि एक जो है रीजनल एक लीडर जो है, एक छत्रप है, वो क्या एक राष्ट्रीय अपनी जो है वो आकृति अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। जो प्रश्न है लोकतंत्र में वो ये कि लीडर का चुनाव या जो नेतृत्व का चुनाव होता है, नेता चुनता है, वो बैलेट से चुनता है, वोट से चुनता है, मतों के आधार पर चुना जाता है। और आपने देखा होगा कि इसके अपवाद हैं। मौजूदा सरकार जो है वो राज्यों की चुनी हुई सरकारों को, अगर इनके, आपने गोवा की बात की, आपने उत्तराखंड की बात की, दोनों जगहों पर भाजपा ने जो है सरकार गिराने की कोशिश की। वो सफल रहे कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी उन्होंने जो है विधायकों की खरीद फरोख्त करी। और वहां जो साम दाम दंड भेद हम सभी जानते हैं, पैसों का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग करके ऐसा किया जाता है। और इसी वजह से हम भाजपा की आलोचना करते हैं। जो प्रथम जो कारण है मोदी जी की राजनीति की, हम राजनीतिक आलोचना करते हैं, हम तो इसी कारण से करते हैं। अगर कोई हमारा सहयोगी दल, जो विपक्ष का दल है, वो अगर वही काम करने लगे तो हम फिर उसके पास क्या रिएक्शन दे, हम उससे क्या अपेक्षा करें? नहीं तो आपके लोग छोड़ रहे हैं ना। देखिए, क्यों वो कर रहा है? मैं बीजेपी में जो गए आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा से तो इत्तेफाक रखते हैं, लड़ाई लड़ने के तरीके से नहीं। वही कह रहा था भाई, एक मिनट सुनिए ना। सुष्मिता देव जो आपकी महिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष, समझ गया हूं मैं, गोवा के आपके पूर्व मुख्यमंत्री फलेरियो, राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, ये तमाम लोग भी कांग्रेस छोड़कर तृणमूल के साथ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं क्या? राष्ट्र सेवा में जा रहे हैं। आपने देखा कि कुछ जाते ही जो है वहां उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। और आप ये देखिए, तब तक जारी रहेगा ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये आकांक्षा रहेगी कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है। उसके बाद ये रुक जाएगा। ये चुनाव के पूर्व का है। मैं सवाल ये कह रहा था कि मैं मेघालय की विशेष रूप से बात करना चाहता हूं कि जहां हम सबसे बड़े दल के रूप में थे संदीप भाई, और ये दर्शकों को ये जानने की आवश्यकता है कि 21 विधायक थे हमारे, 4 चले गए थे 17 की संख्या में, और हमारा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो विधायक दल का नेता था। वो जो 18 तारीख को एआईसीसी की मीटिंग में मौजूद होता है और वो चला जाता है छोड़ करके, और वो 12 विधायकों के साथ जाता है और बगैर चुनाव लड़े हुए विधायक दल का वो विपक्ष का नेता बन जाता है। तो ये काम तो भाजपा करती है। ये बताए ममता जी, और ये जवाब देंगे वहां के लोगों के, जो वहां के वोटर हैं मेघालय के, और ये जहां भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। या आप गोवा की बात करें, आप ये बताएं कि 5 साल पहले भी वहां उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्या हुआ? 3 महीने के बाद ये गायब हो गए और फिर 5 साल गायब रहे। अब ये बताइए, वहां मेघालय की बात करें या गोवा की बात करें, दोनों जगह जो है बाइपोलर कंटेस्ट है। कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। वो किसकी लड़ाई मजबूत कर रहे हैं? भाजपा की लड़ाई मजबूत कर रहे हैं या कांग्रेस की? तो खेल यही तो हो रहा है ना प्रणव। कांग्रेस की स्थिति में ये जो खेल हो रहा है वो यही तो है। अशोक तंवर कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है,
तो लोग परेशान होकर अब ममता के पास जा रहे हैं और वो इस मौके को साध रही है। आप अगले अंश में आप अगले अंश में पूछिएगा अशोक तंवर जी से कि जो हिमाचल में जो चार उपचुनाव में लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभा की सीटें हैं, या राजस्थान में 2 सीटों पर 25,000 के मतों से हम जीते, या कर्नाटक में मुख्यमंत्री की सीट जो हम उनके बगल की सीट को जीते, वो क्या टीएमसी ने जीती, तृणमूल कांग्रेस ने जीती, अशोक तंवर जी की मदद से जीती, या वो किस दल ने जीता? तो ममता धुरी बनना चाहती है ना, विपक्ष की धुरी नहीं, वोट मिलते हैं, सिर्फ धुरी नहीं चेहरा भी बनना चाहती हैं। आपने भी इस विरोधाभास की बात की, उसी विरोधाभास की आपने बात की कि जिस दल ने अपना चुनाव ही अभी 3-4 महीने पहले इस आधार पर लड़ा कि वो बाहर के लोग आकर उनके राज्य में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और वही दल बाहर जाके अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकता है, तो उसकी कितनी स्वीकार्यता होगी? लड़े, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, मुझे जरा भी दिक्कत नहीं है, ना हमारे दल को दिक्कत है, उनका अधिकार है। लोकतंत्र में कांग्रेस कम से कम जरा भी गुरेज परहेज नहीं करती, पर यह जरूर कहती है कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, यह लोगों को समझ में आना चाहिए। और जो प्रश्न ये है कि आप ये देखें कि ये दल जो टीएमसी हो या आप हो, ये वही दल है जो कि खास करके उन्हीं राज्यों में जाकर लड़ती हैं, एक्टिव होती हैं जहां की कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के रूप में, और ये भी तभी ट्रिगर होता है, तृणमूल की बात नहीं है ना प्रणव झा। अब तेजस्वी यादव, ईडी और सीबीआई, तेजस्वी यादव बिहार में अब आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बहुत तलखी वाला बयान दिया लालू प्रसाद यादव ने जब भगतचरण दास ने कुछ बयान दिया था, मैं अभी उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अखिलेश यादव आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, बट ही इज वेरी कंफर्टेबल विद ममता बनर्जी। एनसीपी बात कर रही है, सीधे सीधे शरद पवार और ममता बनर्जी की बातचीत हो रही है। ये तो सार्वजनिक बातें कह रहा हूं, पर्दे के पीछे की बात नहीं बोल रहा हूं मैं और देखिए, अगर कहने लगे चार लोग मिलकर एक ही बात कहने लगे तो सुनने में जो है जरूर एक माहौल को थोड़ी देर के लिए आप बदल देते हैं। लेकिन जिस दिन उपचुनाव के परिणाम आए थे, उस दिन कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने निकल कर आया था, और कांग्रेस ही प्रमुख वैकल्पिक दल के रूप में सामने उभर कर आता है। अगर आज जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां 5 राज्यों में कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आगे लड़ेगा, और चुनाव परिणाम के दिन हम बात करेंगे कि अगर बराबरी का कोई टक्कर देगा और कहीं अगर हराएगा इन राज्यों में, और या कहीं अपनी सरकारें बरकरार रखेगा, तो कांग्रेस ही होगा। ठीक है, पंकज शर्मा, एक सेकंड, पंकज शर्मा, इतने सालों से करीबी से परखा है आपने कांग्रेस की राजनीति को, उसकी रणनीति को। कांग्रेस के लिए दिक्कत का सबब आज की तारीख में राजनीतिक माहौल जो है, कोरोना से हम बमुश्किल उबर पा रहे हैं, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, तमाम चीजें, ये ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के लिए एक ताकत देते हैं। लेकिन वो ताकत क्या अब ममता ले जा रही है और कांग्रेस कहीं खड़ी की खड़ी दिखाई दे रही। ऐसा है कि कांग्रेस के लिए दिक्कत का समय है, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन क्या विपक्षी एकता की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है? बाकी विपक्षी दलों को इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, अन्य कारणों से जो रवैया है, क्या उसको विपक्षी राजनीति की एक चुटका के लिहाज से उचित ठहराया जा सकता है? मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अशोक तंवर जैसे लोगों का कांग्रेस से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अशोक तंवर जैसे बहुत से लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे बहुत से लोगों को कांग्रेस ने हमेशा पूरा और उचित सम्मान दिया। हमेशा उनके पास कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी रही, हमेशा वो निर्णायक भूमिका में रहे। अब इन कारणों से वो चले गए, उन कारणों पर कांग्रेस के नेतृत्व नहीं, कारण क्या ये साफ नहीं कि उन्हें लगता है कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है? कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है तो बीजेपी को टक्कर देने की जिम्मेदारी क्या अकेले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की है? बीजेपी को टक्कर देने की जिम्मेदारी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और अशोक तंवर जी की? तो वही तो कर रही हैं ममता बनर्जी। पंकज भाई वो कह रही है नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं, लो मैं जिम्मेदारी ले लेती हूं, मैं धुरी बन जाती हूं। और तमाम विपक्ष के जो बड़े शतरफ हैं, मैं नाम ले रहा हूं ना उनकी, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव से बात करने को तैयार है, कांग्रेस से बात नहीं करेगी।
कांग्रेस पर्सोना नॉन ग्राटा हो रहा है क्या विपक्षी खेमे में? आम आदमी पार्टी तो भानुमति का कुनबा है, वो कब किससे बातचीत के लिए तैयार है। नहीं, अखिलेश यादव बात नहीं कर रहे, तेजस्वी नहीं कर रहे, वो कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। तेजस्वी की और अखिलेश की भी ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की एकजुटता के लिए प्रयास करें और अपना उचित व्यवहार उस हिसाब से रखें, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। अब अगर ये रवैया विपक्ष के बाकी तमाम दलों का है तो फिर कांग्रेस को मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अपनी राह अकेले ही तय करनी चाहिए। इसमें कुछ समय लगेगा, साल लगेंगे तो लग जाएगा। राह अकेले ही राह पर एकला चलो का राग अलापना चाहिए या अलग थलग हो रही है कांग्रेस? मेरा सवाल यहाँ नहीं, अलग थलग नहीं हो रही है। कांग्रेस को अलग थलग करने का काम जो बाकी विपक्षी दल जानबूझकर कर रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो किसके इशारे पर? आप सीधा इशारा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। तो नरेंद्र तनेजा आप अलग थलग करवाने के लिए कांग्रेस को, ममता बनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं या दरअसल कांग्रेस से बड़ी चुनौती शायद ममता बनर्जी दे दें? इस बात को लेकर थोड़ी मन में उहापोह है, थोड़ी खलबली मचने लगी है। नहीं, देखिए संदीप जी, मैंने 3 विपक्ष के नेताओं को सुना। उन्होंने आधे से ज्यादा समय जो है वो एकता पर नहीं लगाया विपक्षी, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते रहे। देखिए, हमारा लोकतंत्र हमारा देश का बड़ा खूबसूरत है। ममता जी अगर उनके बड़े सपने हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, लोकतंत्र है, किसी को भी अधिकार है। अरविंद केजरीवाल भी बनना चाहते हैं, शरद जी भी बनना चाहते हैं, और दूसरा आपने देखा मेरे ख्याल से स्टालिन साहब भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं बनना चाहेंगे, बहुत लोग बनना चाहते हैं। ये तो खूबसूरती है। प्रश्न इस बात का है कि आपकी किस लिए, आपने ममता जी का वेस्ट बंगाल में क्या रिकॉर्ड है, क्या उन्होंने क्या काम करके दिखा दिया, कौन सा वहां पे जो है बहुत बड़ा कोई आर्थिक परिवर्तन करके दिखा दिया, या ऐसा नेतृत्व दे दिया कि पूरा बंगाल की शक्ल बदल गई, धरातल बदल गया। लगातार तीसरी बार आप भी तो ये बात कहते हैं कि जनता ने चुना। जब बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं नरेंद्र तनेजा कि देखिए जनता ने भारी मैंडेट दिया, आपने पूरी ताल ठोकी, 3 से 75 आए, पर ममता 2016 से ज्यादा सीट लेकर गई ना। बीजेपी का जगरनॉट आपका चुनावी रथ की टायर की हवा निकाल दी ना ममता ने, ये तो हकीकत है। मुझे बताइए संदीप जी, 3 से 75 सीटें आए, उसको अगर हवा निकालना बोलते हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप जरा परसेंटेज में निकालिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ हुई है। अच्छा, दूसरी ना, इसमें 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, माफी से टोक रहा हूं 1 सेकंड के लिए। देखिए, जब ये आंकड़े दिए जाते हैं ना, आंकड़े छिपाते बहुत हैं और बताते कम हैं, और आप तो अर्थशास्त्री हैं। नरेंद्र तनेजा 2019 में आपने 18 सीटें जीती और 1 लोकसभा में 7 विधानसभा होती हैं, तो 126 सीटें आप जीत गए थे 2019 में, या बढ़त बनाई थी, पर रह गए 75, 50 कम। संदीप जी, अब वेस्ट बंगाल से तो ममता जी कुछ कर नहीं पाए, उनका ध्यान तो वो भारत का नेतृत्व करना चाहती हैं, और वो तो एक परिवारवादी पार्टी है। वो वहां से दिल्ली आ जाएंगे, हमारे लिए तो मैदान साफ होगा। बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है ना। वो तो परिवारवादी पार्टी है, ममता जी के अलावा तो कोई है नहीं पार्टी में, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न इस बात का है, और किसी भी भाषा का व्यक्ति किसी भी भाषा का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मातृभाषा गुजराती है, हिंदी नहीं है, और गुजराती बहुत अच्छी बड़ी भाषा है, बहुत साहित्य है उसका, बहुत रिच लैंग्वेज है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आप क्यों आना, क्या आपका रिकॉर्ड क्या है। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर अपने गांव में जाऊं उत्तर प्रदेश में, वहां तो ममता जी को कोई नहीं जानता, और मैं चुनौती से कह रहा हूं संदीप जी, आप भी अपने गांव में जाके पूछ लीजिएगा, क्या ममता जी को लोग जानते हैं। और अभी आपने ये भी कहा ममता वर्सेस मोदी, ये चुनाव होगा, तो जानते नहीं है तो किस बात का टकराव। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि बीजेपी को टारगेट ये कर रहे हैं। लोकतंत्र है, होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, सुंदरता है, और ये पहले से इतने सा, लेकिन पर्सनल एम्बिशन और ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत आवश्यक नहीं। दीदी ज्यादा फियर्स कंपेटिटर हैं क्या? वो ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। गांधी नेहरू परिवार को जैसे आपने टारगेट किया है, जो छवि बनाने की आपने कोशिश की है राहुल गांधी की, ममता बनर्जी के साथ वो खेल नहीं हो पाया है। मैं उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी ज्यादा दिक्कत का सबब पेश करेंगी या दरअसल विपक्ष की एकता खंडित होगी, कांग्रेस कहीं ममता का एक और मोर्चा वो आपके फेवर में काम करेगा? संदीप जी, आपके पैनल पर सारे लोग बहुत ही मेच्योर पॉलिटिक्स समझते हैं।
ममता जी का जो राजनीतिक संस्कृति और स्टाइल है, खेला और ये वगैरह, वो सिर्फ बंगाल में ही कामयाब हो सकता है। अच्छा, वो सिक्का और कहीं नहीं चलेगा, पड़ोस के बिहार में नहीं चलेगा। उनकी जो सांस्कृतिक स्टाइल है, एक तरह से मिलिटेंट अप्रोच है, हर बात में जो है, ये हर जगह नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश का वोटर, जो मेरा होम स्टेट है, बहुत मैच्योर है। इनका खेला उत्तर प्रदेश में शुरू होने से पहले ये ठेला हो जाएगा, नहीं चलेगा, खेला ठेला हो जाएगा। सुनील साजन, एक सेकंड सर, सुनील साजन, ये थोड़ी राजनीति समझाइए और आपकी इसमें भूमिका क्या है? किसके साथ हैं आप? कांग्रेस के साथ हैं या ममता बनर्जी, जो अब कलकत्ता से दिल्ली की उड़ान भर ली है उन्होंने, उस उड़ान में सहयात्री होंगे? देखिए संदीप जी, मैं एक बात साफ कर दूं कि हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आदरणीय ममता दीदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। जब उनका चुनाव था तो पार्टी के लोगों से अपील की कि लोग ममता दीदी को जिताएं। जो हमारे नेता जा सकते थे, किरणमय नंदा, जया बच्चन और जो नेता जा सकते थे, वो लोग जा करके दीदी के पक्ष में रैली भी करके आए, क्योंकि लड़ाई थी भाजपा को रोकने की। और भाजपा से रोकने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, रोजगार खत्म कर दिए हैं, महंगाई आसमान पर लेकर के चले गए हैं, लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, दूसरे के कामों को अपना काम बताया जा रहा है। इससे ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है। मैं भी सुन रहा था पंकज शर्मा जी को, मैं पंकज शर्मा जी की इस बात से सहमत हूं कि सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की, माननीय अखिलेश यादव जी की भी जिम्मेदारी है, तेजस्वी यादव जी की भी जिम्मेदारी है, ममता दीदी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन कांग्रेस को एक जिम्मेदारी समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ही बीजेपी को हटाएगी। पिछले 10 साल 14 से पहले तो कांग्रेस के पीछे कई दल खड़े रहे, समाजवादी पार्टी भी खड़ी रही, लालू प्रसाद जी की भी पार्टी खड़ी रही। तो अगर बीजेपी को सच में कांग्रेस हटाना चाहती है तो कांग्रेस को बड़ा मन करना पड़ेगा, किसी छोटे दल के पीछे भी खड़ा होना पड़े तो उनको यह फैसला लेना चाहिए कि वो भी किसी के पीछे खड़े होकर के भाजपा को देश से हटाएं। ये बात दोबारा दोहराएंगे। एक सेकंड सुनील साजन, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, कि विपक्ष की भूमिका में जब भी बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस आई, जैसे 1998 से 2004 के बीच भी, कि कांग्रेस अगुवाई करती थी विपक्ष का। अब जरूरी नहीं है अगुवाई कांग्रेस करे, कांग्रेस को भी किसी और दल के पीछे खड़े होकर उसे विपक्ष की अगुवाई करने का मौका देना चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, यही लोकतंत्र, यही बात कह रहा हूं कि 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आप सोचिए कि कांग्रेस के साथ कितने गैर कांग्रेसी दल भी उनके समर्थन में थे। अगर अब कांग्रेस इतनी सक्षम नहीं बची है कि वो बीजेपी से लड़ सके, तो जो बीजेपी से लड़ रहा हो उसके पीछे कांग्रेस खड़ी हो जाए, बीजेपी हट जाएगी। ये फार्मूला कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में? तो विपक्ष की अगुवाई ममता बनर्जी करें, और क्या ये मानना है समाजवादी पार्टी का, और उनके पीछे खड़ी रहे, उनको समर्थन दे कांग्रेस? आप ये कह रहे हैं सुनील साजन? नहीं संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि 24 में कौन चेहरा होगा, अभी तो 22 बाकी है, उत्तर प्रदेश बाकी है। जिस उत्तर प्रदेश को आप भी स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, तो अभी समाजवादी सरकार जब उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो कौन नेतृत्व करेगा, किसके नेतृत्व में बीजेपी को हटाना है? हां, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के संकल्पित है कि हम उत्तर प्रदेश से भी हटाएंगे और देश से भी हटाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में हटाया। एक मिनट कि अगर जैसे नेता के पीछे भी अमित शाह ने कहा ना लखनऊ में 3 हफ्ते पहले कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो पहले योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। तो क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब आप कहते हैं ना कि चुनाव के नतीजे आने दीजिए, तो यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा भी, और मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव भी हो सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि होंगे, लेकिन क्यों नहीं हो सकते हैं?
हो सकता है कि माननीय अखिलेश जी ममता दीदी के साथ खड़े हो जाएं और हो सकता है ममता दीदी जी अपना आशीर्वाद अखिलेश जी को दे दें। हाँ, ये तो परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन कांग्रेस को पीछे खड़ा होना पड़ेगा बीजेपी को हटाने के लिए। बड़ी तस्वीर देखिए सुकेश, और मैं इसलिए कई सवाल दोहराए भी, रिपीट भी किए। बड़ी तस्वीर उभर कर क्या आ रही है विपक्षी खेमे से? एक बात साफ हो रही है, कांग्रेस की अगुवाई, कांग्रेस अगुवाई करना चाहती है, बाकी दल कांग्रेस की अगुवाई को लेकर कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे। आपने दोनों अशोक तंवर और सुनील साजन को सुना, उन्होंने कहा कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही तो हम क्या करें। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस आ गई है। नाम में देखिए तृणमूल, तृण मतलब घास, मूल मतलब जड़, असली कांग्रेस। और इसलिए जिस महिला ने नरेंद्र मोदी को बंगाल में आने से रोका, उस ऑनस्लॉट को फेस किया, तो वो अपना एक राष्ट्रीय चरित्र बनाना चाहती है। अशोक तंवर को लेना, कीर्ति आजाद को ले लेना, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को गोवा में शामिल करा लेना, सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, वो तो उनकी तरफ का मामला है जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं। मैं कह रहा हूं कि वो सुदूर दक्षिण की तरफ भी लगता है कि बढ़ने वाली। तो वो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाना चाहती हैं। वो दरअसल ये दिखाना चाहती हैं कि विपक्ष के रोल में अब हम हैं। आपने कहा पीके, इसके पीछे के दिमाग पीके हैं, पीके पर्दे के पीछे से काम कर रहे होंगे। लेकिन एक बात को बहुत गंभीरता के साथ समझ लेना चाहिए हम सबको कि कोई भी रीजनल क्षत्रप अपने स्टेट में बहुत पावरफुल हो सकता है। वो ममता बनर्जी जैसे बंगाल जैसे बड़े सूबे की मुखिया हो सकती हैं, तीसरी बार मुखिया हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय फलक पे नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पे चुनौती दें, इसके लिए उन सबकी तैयारी अधूरी है। उसमें कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर आप फिगर्स पे जाएं तो 200 से 250 सीटें आज भी ऐसी हैं इस मुल्क में जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। उस स्पेस को आपको लेना पड़ेगा। और ममता बनर्जी शायद उस स्पेस की तलाश में है। और सिर्फ ममता नहीं है, ममता अभी इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रचंड एक जीत ऐसे वक्त में ली है जबकि नारा था कि 200 सीट बीजेपी जीतेगी और 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी। उसको हराते हुए वो तीसरी बार बनी है, इसलिए वो अपनी एक जगह देख रही है वहां। और आपने अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना होगा, उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ममता बनर्जी अखिलेश के साथ खड़ी हो, अखिलेश के साथ हो जाए। अब जाहिर तौर पे जब पश्चिम बंगाल से बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश होगा और उसमें योगी मोदी के डुओ को हराते हुए अगर अखिलेश बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो वो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे। तो विपक्षी खेमे में कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, पर इसमें कांग्रेस की जगह सिमटती दिख रही है। नहीं, कांग्रेस की जगह सिमटती इसलिए आपको दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस ने वो स्पेस, मुझे लगता है कि वो छोड़ दिया है। पर इसी सिक्के का दूसरा पहलू जो आप कह रहे थे उसी बात पर भी आते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। मैं हिंदी पट्टी इलाकों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि करीब 200 से 250 सीटें आज भी ऐसी हैं। ये बड़ा सरलीकरण करके देखना हो जाता है कि कोई सूबा अगर कोई मुख्यमंत्री जीत गया तो वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो जाएगा। ये दरअसल ममता बनर्जी की कोशिश राहुल गांधी को रिप्लेस कर देने की नहीं है। वो तृणमूल कांग्रेस को रिप्लेस करके तृणमूल कांग्रेस उसकी जगह चाहती है। वो उनका मूल कांग्रेस का है, तो वो एक चरित्र उनका कांग्रेस वाला है और वो जो इकट्ठा कर रही हैं अपने साथ लोग, वो उसी मानसिकता के लोगों को इकट्ठा कर रही है। तो वो एक पैन इंडिया फुटप्रिंट बनाने की कोशिश में है। उनको मालूम है कि एक प्रदेश में जीत हासिल करके वो नरेंद्र मोदी के सामने पर इसमें छिपी हुई स्टोरी क्या ये है कि कांग्रेस की अगुवाई से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बाकी विपक्षी क्षत्रप। देखिए 14 हो गया, 19 हो गया, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विधानसभाओं का चुनाव लड़ते हैं उसमें कई वो जीते हैं, कई वो हारे हैं। ऐसे कई जब चुनाव एक साथ होते हैं तो राहुल गांधी को हर बार वे करके देखा जाता है। जब पंजाब, छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश में जीत हासिल हुई थी तब राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर गया था। हाँ। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, उनके अपने दाएं बाएं के लोग चले गए, जिस तरीके से राजस्थान में ऐसा लगा कि सरकार जाने वाली है, जिस तरीके की सरकार गोवा में बन सकती थी वो कांग्रेस नहीं बना पाई, जिस तरह की अंतर्कलह पंजाब में चल रही है जहां वो कंफर्टेबल एक सिचुएशन में दिख रहे थे 4 महीने पहले। 4 महीने पहले कंफर्टेबल सिचुएशन में ही नहीं थे। जो कार्ड उन्होंने चला वो ऐसा लगा कि दूसरों को अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि एक दलित मुख्यमंत्री को वहां प्रोजेक्ट कर दिया गया है। प्रोजेक्ट तो नहीं, मतलब सीएम बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जब आप शेकी विकेट पे दिखते हो तो ऐसे में लोगों का भरोसा राहुल गांधी पे कम हो जाता है। कांग्रेसी जितने हैं उनका भरोसा राहुल गांधी पे अभी भी टिका हुआ है कि अध्यक्ष का पद वही संभाले। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं कि मैं अपने दम पे कांग्रेस को एस्टैब्लिश करूंगी, लेकिन शायद वो नाकाफी साबित हो रहा है और वो विपक्षी दलों में दूसरे दलों को मौका दे रहा है कि वो अपने आप को प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय फलक पे रख सके। प्रणव, कांग्रेस की ताकत पर, कांग्रेस की मोदी को टक्कर देने की क्षमता पर विपक्ष सवाल उठा रहा है ना। आप ही के सहयोगी हैं ये सब लोग, पर वो सवाल उठाते दिख रहे हैं। लब्बो लुबाब क्या ये है? आपके प्रश्न का जवाब जो है, नरेंद्र तमरेजा जी जब बात कर रहे थे तो वो सपनों की बात कर रहे थे कि हर जो क्षेत्रीय दल है वो सपना देखता है। सवाल ये है कि ये सपने कोई दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है ये सपने? सपने देखना गलत नहीं है, अधिकार है सपने देखना, पर जब जमीनी हकीकत की बात होती है, जब मुद्दों की बात होती है, तो वो कौन तय करता है विपक्ष के मुद्दे देश में? आप कोरोना की बात करें, कल से 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात हो रही है। आप लखीमपुर खीरी में किसानों के अधिकारों की बात करें कि किसने गिरफ्तारी दी, कौन गिरफ्तार हुआ, किसने हाथरस और उन्नाव जैसे घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और ना सिर्फ प्रतिक्रिया दी, ये सुनिश्चित कराया कि लोगों के साथ न्याय हो। उनके साथ कौन है जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है और मुद्दे तय कर रहा है? तो ये जो है ये मुद्दे होंगे। एक तरफ तो ये मुद्दे होंगे जिससे कि भाजपा बचना चाह रही, और ये बचना चाह रही इन्हीं चुनावों में। और ये जो है ये लगातार महंगाई, इस पे आप देखेंगे इस संसद के सत्र में देखेंगे कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा कांग्रेस की तरफ से, एक देशव्यापी आंदोलन होगा, रैली तय हो रही है। तो ये सब देश के मुद्दे होंगे जो कि जिसके आधार पर जनता तय करेंगे। और आप ये देखें कि इन्हीं मुद्दों पर जनता उपचुनाव में भी वोट कर रही है। तो हम और आप बात करें, बात करके माहौल एक शाम के लिए बन जाता है, सही है, लेकिन लोग जो है समझदार हैं। जब आप छोटी जगहों पर जाते हैं, जब आप छोटे शहरों में जाते हैं, वो इन बातों से प्रभावित नहीं होते। वो इन बातों से प्रभावित नहीं होते। आप ये कह रहे हैं मुद्दे अगर बुलंद आवाज करके कोई उठा रहा है तो वो विपक्ष में कांग्रेस ही है। तो आप दरअसल कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं अशोक तंवर। तृणमूल की मंशा विपक्षी एका में कमजोरी लाना है, ये अपने निजी मंसूबे वो कुलाचे मार रहे हैं क्या कि भाई प्रधानमंत्री बनना है? इससे विपक्षी एका कमजोर हो रही है क्या साथ ही साथ? देखिए, ये मैं बार बार इस बात को पहले भी इनडायरेक्टली मैंने इस बात को कहा है कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता कमजोर। विपक्षी एकता तो बनेगी, पहले अपना अपना मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अपने को मजबूत कर सकते हैं उसकी कोशिश करें, और जहां मिलकर के हम काम कर सकते हैं वहां मिलकर के काम करना चाहिए। अभी एक सज्जन इसमें बोल रहे थे कि ममता जी तो अलग तरह की भाषा बोलती हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने वहां भाषा बोली तो वहां पर दीदी और दीदी तो देख लिया। आप बोले ना यहाँ पर आकर के अखिलेश और अखिलेश, उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे। ये भाषा की शालीनता, शिष्टाचार, ये तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं है ही नहीं। तो ये बातें करना कि वो उस तरीके से बात करते हैं और हम बहुत शिष्टता के साथ हमारा व्यवहार है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, उनके लोगों को शोभा नहीं देता। ठीक है, मतलब बड़ा तीखा होने वाला है नरेंद्र तनेजा। 2024 का दंगल, लोकसभा का दंगल तीखा होने वाला है। एक तरफा होगा दंगल क्या? आप देखिए, आप फर्क समझिए संदीप जी। ये सारे दल जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनके नेता भी आपके पैनल पे हैं, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। परिवार, इनको परिवार का विकास, आगे वाली जनरेशंस का विकास, इनसे ये पूछे कि भाई आप बताइए आपका देश के लिए क्या एजेंडा है, विकास के लिए क्या एजेंडा है।
अब ये खाली टारगेट करते रहना। अब कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि उनके पास जो साधन है, संसाधन है, धन है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, इतने साल सत्ता में रही है, स्कैम स्कैंडल आपको पता है, उनके जो रिसोर्सेज है, सब पार्टियों को अलर्ट रहना चाहिए। बीजेपी के पास रिसोर्सेज कम है, आप ये कह रहे हैं? हम उनके सामने की टिकते ही नहीं है। अच्छा। कांग्रेस पृथ्वी पे सबसे अमीर राजनीतिक दल है, कांग्रेस से धनी राजनीतिक दल इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। हम तो किसी की नजर नहीं आते, तो इसीलिए उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और भस्मासुर है, वो अपने को ही भस्म करने में लगे हुए हैं। आपने ये देखा, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी अच्छी बात कही, अरे भैया इतने वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका कांग्रेस के बाहर भी सम्मान था, आपने उनको अपमानित किया। भारतीय संस्कृति में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर वरिष्ठ, इतने वरिष्ठ नेता का आप अपमान करते हैं तो देश और जनता, जिसकी ये बात कर रहे हैं, जनता नहीं भूलेगी। तो बंगाल में तो जो बीजेपी में आए सब लोग अब कतार लगाए हुए हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं कि ममता दी वापस ले लो, हमें माफी मांगते हैं, गलती हो गई। मैं जितने नाम आपने गिनाए जो पिछले 3 दिनों में तृणमूल कांग्रेस में आए हैं, इनमें से कितने लोगों की राज्यसभा की सीट पर नजर है, कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा पहले खटखटाया, एक ने तो मेरा दरवाजा भी खटखटाया। मैं नहीं, बाबुल सुप्रियो तो आप ही के थे ना, केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे, छोड़ा मुकुल रॉय को आपने इतना सम्मान दिया, वापस चले गए। नहीं, राजनीति में हम ही लाए थे उनको, उसके बाद उनका राजनीतिक अनुभव क्या था आपने देखा, वो गए, ठीक है, वो डेमोक्रेसी है, कोई बात नहीं। प्रश्न इस बात का है कि ये जो नेता जिनके आपने नाम लिखे, ये जो टीएमसी में जा रहे हैं, इनमें से अब ये क्यों जा रहे हैं, इसमें इनमें से तमाम लोगों की नजर राज्यसभा पे। ठीक है, ममता जी खुश अब टोटली रन आउट ऑफ टाइम। सुकेश, लास्ट एडिटोरियल कमेंट, जो ये लड़ाई की एक तैयारी दिख रही है। हाँ, तैयारी है, और इसकी गूंज, हम सबसे पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये गूंज सुनाई देगी 2024 तक, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 2024 के लिए ये बिल्डअप है। जो कई चुनाव, अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो भी एक फैक्टर है जो प्ले आउट करने वाला है। तो धीरे धीरे आप इसमें तीव्रता देखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बड़ा रेखांकित कर दिया है कि वो एक राष्ट्रीय फलक पर लीड ले लिया इस बार। हाँ, इस बार उन्होंने लीड ली है, और एक सीरियस पॉलिटिशियन जिसका नेशनल एस्पिरेशन भी है, वो भी उन्होंने बता दिया है। उसका रोड मैप कैसे होगा, ये भी लगता है उन्होंने तैयार कर दिया। कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, 2022 पर तो सबकी निगाहें हैं, लेकिन आज ये कार्यक्रम भी जरूरी था, क्योंकि 2022 बिल्डअप है 2024 के लिए, और यहां पर विपक्षी खेमे में ताल ठोकती दिख रही है ममता बनर्जी। अब खेला होबे, खेला कहां होबे, राष्ट्रीय राजनीति में, विपक्षी खेमे में, बीजेपी के खेमे में, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।